वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, बिहार मध्य निषेध सिपाही की 365 पोस्टों की बहाली आई हुई है। फ्रेंड्स, सभी को पता है इसका फॉर्म फिलअप हो रहा है, तो जो फॉर्म नहीं फिलअप किए हैं फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। और ये आपका उत्पाद विभाग से है, तो उत्पाद एवं निबंधन विभाग से। तो उत्पाद विभाग 2019 में जो आपका एग्जाम हुआ था फ्रेंड्स, तो उसमें का ही सोल्यूशन मैं आप लोग को प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में 50 प्रश्न कल मैं करवा दिया था। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर करके देख लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और हमारे चैनल पर आपका मध्य निषेध सिपाही के साथ साथ बिहार पुलिस फायरमैन का प्रैक्टिस सेट आपको कंटिन्यू मिलता रहेगा। तो जो स्टूडेंट चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग सब्जेक्टिव देख रहे हैं फ्रेंड्स, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। इसमें आपका एक प्रश्न के साथ साथ आपको 5 प्रश्न देखने को मिलेगा, 5 से 4 प्रश्न, और पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होते चलेगा। इसलिए फ्रेंड्स, आपको ये काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है, तो पूरा वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दिए। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं 51 नंबर सवाल से 50 प्रश्न पहले देख चुके थे। संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर कब किया गया था? तो 1949 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसका 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा में उपस्थित 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया। अब देखिए फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 26 नवंबर 1949 में जब संविधान सभा का निर्माण हो रहा था, उस समय कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? तो 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे, याद रखिएगा, किए थे। संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले 284 सदस्यों में से कितना? मात्र 8 महिलाएं थी। ये भी सवाल पूछा जाता है, ठीक है। बीपीएससी में अब देखिए डिटेल पूछता है, तो यही पूछता है कि जब संविधान सभा का निर्माण हो रहा था 26 नवंबर 1949 ईस्वी में, तो एक क्वेश्चन तो पूछता है कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? तो कितना? 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। और उस 284 सदस्य में से कितने महिला सदस्य थी? तो 8 महिला सदस्य थी, जिसमें श्रीमती सरोजिनी नायडू, हंसा मेहता, दुर्गाबाई देशमुख प्रमुख थी, ठीक है। संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये भी याद रखिएगा कि संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 52 नंबर सवाल देखिए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है। लिविंग नो वन बिहाइंड किस दिवस की थीम है? तो देखिए, लिविंग नो बिहाइंड है जो आपका विश्व जल दिवस की थीम है, ठीक है, याद रखिएगा। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा किसका थीम है? तो विश्व जल दिवस का। अब देखिए इससे क्या और आपको सीखने को मिल रहा है फ्रेंड्स। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, 22 मार्च को अपना बिहार स्थापना दिवस भी मनाया जाता है, तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। बिहार स्थापना दिवस और विश्व जल दिवस का दोनों का डेट है जो सेम है, ये भी याद रखिएगा। तो 22 मार्च को विश्व भर में मनाया जाता है आपका विश्व जल दिवस। 2019 के विश्व जल दिवस की का विषय की 2019 के विश्व जल दिवस का विषय किसी को पीछे नहीं छोड़ना, ठीक है। देखिए इसी के अंदर किसी को पीछे नहीं छोड़ना, लिविंग नो वंस बिहाइंड है। तो 2019 की आपका ये थीम था, क्या थीम था? कि लिविंग नो बिहाइंड, यानी कि किसी को पीछे नहीं छोड़ना। आगे फ्रेंड्स, इस विषय के जरिए यह संदेश दिया गया कि साफ और स्वच्छ पेयजल सभी का अधिकार है, इसे कोई वंचित नहीं रहना चाहिए। वर्ष 2092 में पर्यावरण और उसके विकास पर संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन यूनिसेड में स्वच्छ जल हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने की सिफारिश की गई थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा सिफारिश को स्वीकार करते हुए पहला विश्व जल दिवस 22 मार्च 1993 को मनाया गया था। ये भी याद रखें फ्रेंड्स, पहला विश्व जल दिवस कब मनाया गया था? तो आपको 1993 में मनाया गया था, 22 मार्च 1993 में। तभी से आपका जल दिवस मनाया जाता है। तो दो चीज़ सीखे फ्रेंड्स, विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 22 मार्च को, और बिहार स्थापना दिवस भी है जो आपका 22 मार्च को मनाया जाता है। अगला 53 नंबर सवाल देखें। एवरी वोट्स काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? इसके जो लेखक है फ्रेंड्स आपका नवीन चावला के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया। एवरी वोट्स काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? तो नवीन चावला के द्वारा ये लिखा हुआ है। नवीन चावला के बारे में थोड़ा डिटेल देख लें, कौन थे? आपका एवरी वन काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शन 2019 पुस्तक के लेखक नवीन चावला है। नवीन चावला भारत के 16वें मुख्य चुनाव आयुक्त थे, ठीक है। नवीन चावला भारत के 16वें मुख्य चुनाव आयुक्त अप्रैल 2009 से 2010 तक थे। मदर टेरेसा 1992, फेथ एंड कॉम्पेंसन द लाइफ एंड वर्क ऑफ मदर टेरेसा, इनके अन्य पुस्तक
पुस्तकें हैं, ठीक है। तो नवीन चावला कौन थे फ्रेंड्स? तो आपका मुख्य चुनाव आयुक्त थे, उन्हीं के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया, एवरी वोट्स काउंट द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शन, ठीक है। अगला सवाल देखिए फ्रेंड्स, 54 नंबर सवाल है, राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका राष्ट्रपति शासन है ना, तो आपको 2 और 4 इसका करेक्ट आंसर दे रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी 2 और 4, दो यानी आपका 356 हो गया फ्रेंड्स, चौथा 365। राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो 356 और 365 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। इसका डिटेल देख लें। कह रहा है भारत के किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 और 65 में दिए गए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखिए राज्य में राष्ट्रपति शासन के बारे में कह रहा है, पूरे भारत में नहीं कह रहा है, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। तो राज्य में जो भी राष्ट्रपति शासन लगता है तो उसका वर्णन है जो अनुच्छेद 356 और कितना 365 में दिए गए हैं। अब देखिए फ्रेंड्स इसके तहत डिटेल थोड़ा देख लें। इसके तहत अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है, ठीक है। किसी भी राज्य में है जो राष्ट्रपति शासन लगा सकता है अनुच्छेद 356 के तहत, यदि वे इस बात से संतुष्ट हो कि राज्य सरकार संविधान के विभिन्न प्रावधानों के मुताबिक कार्य नहीं कर रहा है। तो ये 356 के अनुसार। अनुच्छेद 365 के तहत यदि राज्य सरकार केंद्र सरकार द्वारा दिए गए संवैधानिक निर्देशों का पालन नहीं करती है तो उस हालत में राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो दोनों अनुच्छेद देख लिए फ्रेंड्स, और दोनों का कंडीशन भी देख लिए। अनुच्छेद 356 के तहत है जो किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है, कब? जब इस बात से राष्ट्रपति संतुष्ट हो जाए कि राज्य सरकार संविधान के विभिन्न प्रावधानों का, यानी कि जो नियम कानून उसके मुताबिक कार्य नहीं कर रहा है, तो 356 के तहत लगा देगा। और 65 के तहत यदि राज्य सरकार केंद्र सरकार यानी जो भी रूल रेगुलेशन बताए हैं, नियम दिए, उसके सरकार द्वारा दिए गए जो संवैधानिक निर्देश है उसका वो पालन नहीं कर रहा है, मनमानी कर रहा है, तो आपका 365 के तहत उस पर लगा दिया जाएगा, ठीक है। तो दोनों अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है। राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू अनुच्छेद 356 और 365 के तहत लगता है। कंडीशन भी देख लिए। 55 नंबर सवाल को देखें, पंचायती राज लागू करने वाले पहले 2 राज्य कौन हैं? तो देखिए सबसे पहले पंचायती राज कहाँ कहाँ? एक तो राजस्थान, सभी को जानते हैं, राजस्थान और आंध्र प्रदेश इसका करेक्ट आंसर होगा। पंचायती राज लागू करने वाले 2 पहले राज्य कौन कौन हैं? तो आपका याद रखिएगा राजस्थान और आंध्र प्रदेश। डिटेल देखते हैं फ्रेंड्स, इसको इंपॉर्टेंट है, जितना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उससे ज़्यादा है जो इसका डिस्क्रिप्शन इंपॉर्टेंट है, इसलिए सभी याद करिएगा और इस तरह से पढ़ाई करिएगा फ्रेंड्स। तो आपका आगामी जो रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा होने वाली है फ्रेंड्स, आपका उत्पाद विभाग वाला, फायरमैन वाला, ये सब सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि जीके जीएस समान होता है, कॉमन होता है फ्रेंड्स, किसी में भी पूछा जा सकता है। कह रहा है भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाले प्रथम 2 राज्य राजस्थान और आंध्र प्रदेश है। 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर जिला पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला स्वतंत्र भारत का प्रथम जिला था। अब देखिए यहाँ पर सीखने को क्या मिल रहा है फ्रेंड्स, एक तो क्वेश्चन बना कि राजस्थान में सबसे पहले मतलब कौन सा राज्य लागू किया था, तो राजस्थान किया था, और राजस्थान में कब लागू हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को, और राजस्थान के कौन सा जिला में हुआ था, तो नागौर जिला में ये लागू हुआ था। अगला सवाल 56 नंबर, आपातकाल की घोषणा होने के 1 महीने के अंदर किस संस्था से पारित होना जरूरी है? जब आपातकाल की घोषणा हो जाती है तो 1 महीना के अंदर उसको पारित कराना होता है, तो किस संस्था से? तो ये आपका संसद के दोनों सदन से होता है, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा से, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों से 1 महीना के भीतर पास कराना जरूरी होता है। आपातकाल की घोषणा जारी होने के 1 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा जो उच्च सदन है, लोकसभा जो निम्न सदन है, कि कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा पारित किए जाना आवश्यक है। 57 नंबर सवाल, 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? 11वां की बात की जा रही है, तो आपका मॉरिशस में संपन्न हुआ था। इसके बारे में डिटेल देखते हैं। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन भारत सरकार द्वारा मॉरिशस सरकार के सहयोग से मॉरिशस की राजधानी भी याद रखिएगा आप लोग, पोर्ट लुइस है। पूछा जाता है कि मॉरिशस की राजधानी कहाँ है, तो पोर्ट लुइस है जो मॉरिशस की राजधानी है, याद रखिएगा। 18-20 अगस्त 2018 तक आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रवीण कुमार जगन्नाथ थे, उस समय जो थे किए थे। इस दौरान भारत के विदेश मंत्री सुषमा स्वराज भी मौजूद थी, ठीक है फ्रेंड्स, अभी तो उनका निधन हो गया है, सभी को पता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? अब इसके बारे में डिटेल भी देखेंगे।
तो किसने पढ़ा था? सब मेरे ख्याल से पता होगा, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या कह रहा है आपका कि मौर्य वंश के सम्राट अशोक के इतिहास की संपूर्ण जानकारी उसके अभिलेख से मिलती है। ध्यातव्य यानी ज्ञात है कि अशोक को अभिलेखों की प्रेरणा ईरान शासक डेरियस से मिली थी। ये क्वेश्चन पूछता है फ्रेंड्स कि अशोक को अभिलेख की प्रेरणा किससे मिली थी? तो ईरानी शासक डेरियस से मिली थी। अशोक के लगभग 40 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। ये ब्राह्मी, खरोष्टी और अरमाइक ग्रीक लिपियों में लिखे हुए हैं। देखिए कौन कौन में? ब्राह्मी में, खरोष्टी में और अरमाइक में और ग्रीक लिपि में है। सम्राट अशोक के ब्राह्मी लिपि में लिखित शिलालेख को सर्वप्रथम अलेक्जेंडर कनिंघम के सहकर्मी जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ठीक है, सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। अगला सवाल को लेते हैं फ्रेंड्स। अगला सवाल है, कौन सी संसदीय समिति सीएजी, ठीक है, के ऑडिट रिपोर्ट के जांच करती है? तो देखिए सीएजी के ऑडिट रिपोर्ट को कौन सा जांच करती है? तो ये आपका लोक लेखा समिति जांच करती है। ठीक है, इसके बारे में डिटेल देखिए। डिटेल है फ्रेंड्स आपका कि लोक लेखा समिति संसद की सबसे पुरानी वित्तीय समिति है। देखिए लोक लेखा समिति जो क्या है आपका संसद की पुरानी वित्तीय समिति है। इस समिति का गठन सर्वप्रथम स्वतंत्रता के पूर्व भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत वर्ष 1921 ईस्वी में किया गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और डीप जीके फ्रेंड्स, इसको याद रखेगा। देखिए कर रहा है फ्रेंड्स आपका कि लोक लेखा समिति है जो आपका सबसे पुरानी वित्तीय समिति है और इसका गठन है जो भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत हुआ था। लोक लेखा समिति का गठन भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत कब हुआ था? तो 1921 ईस्वी में किया गया था। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक सीएजी के देखिए यहाँ पर रेफरेंस आपका सीएजी है ना। सीएजी का मतलब क्या होता है? नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक लोक लेखा समिति को उसके कार्यों में सहायता प्रदान करता है तथा लोक लेखा समिति सीएजी की रिपोर्ट के आधार पर ही लोक व्ययों की जांच करती है। इसलिए कैग को लोक लेखा समिति का मित्र, दार्शनिक एवं पथ प्रदर्शक भी कहा जाता है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया फ्रेंड्स आपका। सीएजी के ऑडिट रिपोर्ट कौन जांच करते हैं? तो लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति की सबसे पुरानी वित्तीय समिति है। इसका गठन कब हुआ था? 1921 ईस्वी में। और किस अधिनियम के तहत? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत लोक लेखा समिति का गठन 1921 में हुआ था। 60 नंबर सवाल को देखिए, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? श्वेत क्रांति जो दूध से आपका संबंधित है फ्रेंड्स, ठीक है, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। तो देखिए भारत में श्वेत क्रांति का जनक आपका डॉक्टर वर्जिन कुरियन को कहा जाता है। ठीक है, किसे? डॉक्टर वर्जिन कुरियन को कहा जाता है। देखिए इसमें 3 जीके बनता है, तीनों इंपॉर्टेंट है। विश्व में अगर जो पूछा जाए हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। ये भी याद रखिएगा। भारत में श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्जिन कुरियन। और स्वामीनाथन के बारे में क्या है फ्रेंड्स, देख लेते हैं डिटेल। तो क्वेश्चन क्या था आप लोग समझ गए होंगे। श्वेत क्रांति का जनक भारत में डॉक्टर वर्जिन कुरियन था। भारत में श्वेत क्रांति या दूध क्रांति के जनक डॉक्टर वर्जिन कुरियन थे। भारत में हरित क्रांति का जनक देखिए एमएस स्वामीनाथन। इसमें क्या जीके बन रहा है फ्रेंड्स? एक तो हो गया आपका भारत में श्वेत क्रांति का, ये आंसर हो गया। दूसरा भारत में अगर पूछे हरित क्रांति का जनक भारत में सिर्फ, तो एमएस स्वामीनाथन हो जाएगा। लेकिन पूरे विश्व में हरित क्रांति का जनक कहे तो नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग को माना जाता है। 3 क्वेश्चन, तीनों इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। 61 नंबर सवाल है फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक करते चलिएगा फ्रेंड्स। वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, कंटिन्यू कम से कम फ्रेंड्स आपका 45 मिनट हम लोग को स्पीच करना पड़ता है। तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। और फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि हाँ वीडियो कैसा रहा। 61 नंबर सवाल, हाल ही में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट कहाँ हुई? ठीक है, तो 2019 का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो उसी समय का आपका करंट अफेयर्स दिया था। तो ये कहाँ हुआ था? 2019 में आपका में दुबई में हुआ था। ठीक है, तो इस पर विशेष ध्यान नहीं देंगे, 2019 की बात है। तो उस समय आपका वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट कहाँ हुआ था? इसे याद रखिएगा। वर्ष 2019 में 7वां वार्षिक विश्व सरकार शिखर सम्मेलन दुबई यूएई में आयोजित किया गया था। ठीक है, अगला सवाल को देखते हैं। स्टेफेनाइट किस धातु का अयस्क है? स्टेफेनाइट, तो स्टेफेनाइट है जो किसका है फ्रेंड्स आपका? तो ये आपका चांदी का है अयस्क है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। ठीक है, स्टेफेनाइट याद रखिए, स्टेफेनाइट है जो आपका चांदी का अयस्क है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर सवाल दे रहा है आपका, 2019 की ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 8 देश बैडमिंटन चैंपियनशिप 8 किस देश ने जीता था?
2019 में जो ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 8 हुआ था फ्रेंड्स, तो किसने जीता था? तो ये आपका जीता था, जापान ने जीता था। ठीक है, अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल आपका, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके पहले हम लोग देखे थे विश्व जल दिवस फ्रेंड्स, जो 22 मार्च को, वो लोग भी उसको भी याद रख करिएगा, रिपीट करते चलेगा। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। आपका रहा अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो ये कब मनाया जाता है? तो ये आपका 64 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन नंबर ए, 22 मई को मनाया जाता है। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। कह रहा है आपका अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को विश्व भर में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2019 का विषय क्या था, थीम क्या था? हमारी जैव विविधता, हमारा खाद्य एवं हमारा स्वास्थ्य, ये था जो आपका 2019 का विषय था। आगे फ्रेंड्स, इस उद्देश्य से हमारी खाद्य प्रणाली में बदलाव और मानव स्वास्थ्य में सुधार के प्रेरक के रूप में हमारे शरीर, हमारे भोजन व स्वास्थ्य के आधार के रूप में जैव विविधता को बनाए रखना था। तो 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस याद रखिएगा। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? तो सभी को पता होगा, ये श्रीरंगपट्टनम था, जो आपका टीपू सुल्तान की राजधानी थी। ठीक है, मैसूर के शासक था टीपू सुल्तान, जिसकी राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। 66 नंबर सवाल का रेफरेंस की श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? इसकी संधि जो हुआ था फ्रेंड्स, आपका 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। किसके किसके बीच हुआ था, इसके डिटेल देख लीजिए। श्रीरंगपट्टनम की संधि अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान के साथ की थी। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? तो 1792 में। किनके बीच में? तो टीपू सुल्तान और अंग्रेज के बीच में हुआ था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने मराठों और हैदराबाद के निजाम के सहयोग से श्रीरंगपट्टनम पर आक्रमण किया। मिडोज के नेतृत्व में टीपू सुल्तान पराजित हो गया था फ्रेंड्स, आपका तृतीयांगल मैसूर युद्ध में हुआ। 5 फरवरी 1792 ईस्वी में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने टीपू सुल्तान के श्रीरंगपट्टनम स्थित किले को घेरकर उसे संधि के लिए विवश किया था। ठीक है, इसलिए 18 मार्च 1792 में ईस्वी को टीपू सुल्तान को अंग्रेज के साथ श्रीरंगपट्टनम की संधि करनी पड़ी थी। तो याद रखिए, 18 मार्च 1792 में ये संधि उसको अंग्रेजों के साथ टीपू सुल्तान को करनी पड़ी थी। संधि की शर्तों के अनुसार टीपू को अपने राज्य का आधा हिस्सा अंग्रेज और उसके सहयोगियों को देना पड़ा तथा युद्ध के हर्जाने के रूप में 3 करोड़ रुपये युद्ध की क्षतिपूर्ति के लिए भी देना पड़ा था। तो श्रीरंगपट्टनम के संधि के बारे में हम लोग डिटेल देख लें फ्रेंड्स। 1792 ईस्वी में आपका हुआ था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद में ये संधि हुआ था। इसमें टीपू सुल्तान की हार हो गई थी, जिसमें फ्रेंड्स आपका क्या क्या देना पड़ा इसके बारे में हम लोग डिटेल अभी देख लें। टीपू सुल्तान को आधा राज्य का आधा हिस्सा भी देना पड़ा था और युद्ध में जो क्षतिपूर्ति हुई थी उसके लिए 3 करोड़ रुपया भी आपको देना पड़ा था। 67 नंबर सवाल है, मृणाल सेन का संबंध किस क्षेत्र से है? मृणाल सेन है जो आपका फ्रेंड्स सिनेमा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं मृणाल सेन। ठीक है, एक दिलीप सेन भी है फ्रेंड्स जो म्यूजिशियन थे, तो उन्हीं से रिलेटेड लगता है, सेन टाइटल है, तो ये आपका सिनेमा से है। नागियो प्रोटोकॉल कब प्रभावी हुआ था? ये नागियो प्रोटोकॉल क्या है इसके बारे में भी हम लोग डिटेल देख लेंगे। तो 68 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2014 में प्रोटोकॉल हुआ था। ये देखिए नागियो प्रोटोकॉल क्या है फ्रेंड्स, तो ये देखिए नागियो प्रोटोकॉल मुख्य रूप से एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इस प्रोटोकॉल का उद्देश्य आनुवंशिक संसाधन के प्रयोग से होने वाले लाभ को निष्पक्ष और न्यायोचित तरीके से साझा करना है, साथ ही लोगों को जैव विविधता में उनके योगदान के लिए प्रोत्साहित करना है। इस प्रोटोकॉल को नागियो प्रोटोकॉल कहा जाता है। ठीक है, नागियो प्रोटोकॉल भी इसे कहा जाता है। ठीक है, कहा जाता है। वर्ष 2010 के जैव विविधता सम्मेलन में 114 राष्ट्र, जिसमें 113 संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य राष्ट्र और यूरोपीय संघ द्वारा इसे अनुमोदित किया गया तथा यह प्रोटोकॉल 12 अक्टूबर 2014 को लागू हुआ था। अब देखिए फ्रेंड्स, इसका लागू कब हुआ था? 2014। नागियो प्रोटोकॉल क्या है इसके बारे में हम लोग देख लिए फ्रेंड्स। यह एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, ये जैव विविधता से संबंधित है। ठीक है, 69 नंबर सवाल को देखें कि भारत का पहला कीट संग्रहालय कहाँ है? तो भारत का कीट संग्रहालय जो कहाँ, तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। ये 26 मार्च 2018 को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पालानीस्वामी ने तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय कोयम्बटूर में भारत के प्रथम नवनिर्मित कीट संग्रहालय का उद्घाटन किया। तो भारत का प्रथम कीट संग्रहालय तमिलनाडु में, याद रखिएगा। मार्कडिंग शब्द किस खेल से संबंधित है? तो मार्कडिंग शब्द है जो आपका क्रिकेट से संबंधित है। मार्कडिंग एक शब्द है जिसका प्रयोग क्रिकेट खेल में तब किया जाता है जब नॉन स्ट्राइक का बल्लेबाज गेंद फेंकने से पूर्व ही अपनी क्रीज छोड़कर आगे बढ़ जाता है। देखते होंगे फ्रेंड्स, अगर जो क्रिकेट है तो क्या होता है कभी कभी कि जो बॉलिंग कर रहा है फ्रेंड्स वो बॉल फेंकता ही नहीं, उसके पहले ये क्रीज आगे छोड़ देता है।
क्रीज के आगे बढ़ जाता है अपना अथी से, ठीक है, तो उसी को मॉकडिंग कहते हैं। तो चलिए आप लोग भी जान लिए मॉकडिंग क्या है। तो कह रहा है जिसका प्रयोग क्रिकेट खेल में किया जाता है जब नॉन स्ट्राइक का बल्लेबाज गेंद फेंकने से पहले पूर्व ही अपनी क्रीज को छोड़कर आगे बढ़ जाता है, तो उस समय बॉलर नॉन स्ट्राइक छोर की गिल्लियां उड़ाकर नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज को आउट कर देता है। इसे ही मॉकडिंग कहा जाता है। चलिए फिर समझ गए होंगे कि जब वो बॉल फेंकने जा रहा है उसके पहले क्रीज छोड़ देता है, तब बॉलर क्या करता है कि बॉल फेंकता नहीं और उधर नॉन स्ट्राइक वाले को गिल्ली उड़ा देता है, जिससे वो आउट हो जाता है। तो उस तरह से जब आउट किया जाता है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, मॉकडिंग कहते हैं, ठीक है, मॉकडिंग कहा जाता है। तो कहा जाता है लेग बिफोर विकेट या पगबद्धा आउट, क्लीन बोल्ड, फ्लो ऑन, गूगली आदि सभी क्रिकेट से संबंधित शब्द है। तो ये भी याद रखिएगा। एक तो आप लोग हम देख लिए फ्रेंड्स कि मॉकडिंग क्या है, अब मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आ गया होगा मॉकडिंग किसे कहते हैं, क्रिकेट से संबंधित खेल है। और एक पगबद्धा आउट है जो LBW होता है, ये है जो क्रिकेट से है, क्लीन बोल्ड है जो क्रिकेट से है, फॉलो ऑन है जो आपका क्रिकेट से है, और गूगली शब्द भी है जो आपका क्रिकेट से संबंधित आपका है। 71 नंबर सवाल देखिए, 71 नंबर सवाल आपका है भारतीय वायुसेना की पहली फ्लाइट इंजीनियर कौन बनी, ठीक है। लेडीज में फ्रेंड्स भारतीय वायुसेना का पहली फ्लाइट इंजीनियर कौन बनी है, तो ये बनी है हिना जायसवाल। हिना जायसवाल के बारे में देख लेते हैं कि फरवरी 2019 में भारतीय वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर लेफ्टिनेंट हिना जायसवाल बनी। हिना जायसवाल बेंगलुरु के उत्तरी उपनगर में स्थित एयरबेस की 112वीं हेलीकॉप्टर यूनिट का फ्लाइट लेफ्टिनेंट थी। तो याद रखिएगा भारतीय वायुसेना में पहली फ्लाइट इंजीनियर कौन बनी है, तो ये आपका हिना जायसवाल। 72 नंबर सवाल है दो समान लंबाई तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल वाले तार को, दो समान लंबाई तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल वाले तार को श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम में धारा प्रवाहित होने पर उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात क्या होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर दे रहा है ऑप्शन नंबर 4:1 होगा। इसका यहाँ पर सोल्यूशन दिया है फ्रेंड्स, देख लीजिए कि माना का प्रत्येक तार का प्रतिरोध R मान लिया है, रेजिस्टेंस R से सूचित किया जाता है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ने पर इस तरह से होगा, तो कुल प्रतिरोध R + R यानी 2R हो जाता है। इसको समीकरण 1 मान लिया है, ठीक है। उसके बाद में प्रतिरोध को समानांतर क्रम में जोड़ने पर फ्रेंड्स, वो पहला किस पे जोड़ा था आपका श्रेणी क्रम में, दूसरा जब समानांतर क्रम में जोड़ता है तो आपका देखिए तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाता है, R × R बटा R + R, यानी कि कितना हो गया आपका फ्रेंड्स, R/2 हो गया। ये आपका दूसरा समीकरण हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद में माना दोनों तार में प्रवाहित धारा बराबर कितना एम्पियर है तथा दोनों तारों में प्रवाहित धारा का समय 1 t सेकेंड है, तो प्रथम तार में उत्पन्न ऊष्मा इतना हो गया फ्रेंड्स, इतना ये आपका कैलकुलेशन करके बताया, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए अगला सवाल को देखते हैं। 73 नंबर सवाल, निम्न में से कौन सा स्थल रुद्र देश नहीं है, स्थल रुद्र में से कौन सा नहीं, तो गैबॉन है जो स्थल रुद्र नहीं है। अब देखिए फ्रेंड्स स्थल रुद्र देश किसे कहते हैं, बार बार एक क्वेश्चन आता है, जिसके बारे में डिटेल देख लीजिएगा तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इसमें आंसर दे रहा है कि गैबॉन है जो स्थल रुद्र देश नहीं है। अब देखिए किसे कहते हैं, कह रहा वह देश जिसकी सभी सीमाएं सिर्फ स्थल से मिलती हो स्थल रुद्र देश कहलाते हैं, ठीक है। ऐसा देश जिसका सभी सीमा है जो स्थल से मिलता है, जमीन से मिलता है, कोई तरफ भी समुद्र नहीं है, तो उसी को स्थल रुद्र देश कहते हैं। तो यहाँ कह रहा है क्या फ्रेंड्स आपका निम्न से कौन सा स्थल रुद्र देश नहीं है, तो गैबॉन है ना, ये स्थल रुद्र नहीं, क्योंकि इसका एक दो सीमा है जो आपका, एक सीमा है जो कहाँ पानी से लग जाता है। तो स्थूल रुद्र देश किसे कहते हैं आप लोग समझ गए। विश्व में कुल 47 स्थूल रुद्र देश है, ठीक है, टोटल कितना है, स्थल रुद्र देश 47 है, ठीक है। स्थल रुद्र किसे कहते हैं, जिसका सीमा है जो सिर्फ स्थल से लगता है। भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, दक्षिण सूडान, बोत्सवाना, नाइजर आदि अन्य सभी देश स्थल रुद्र देश में शामिल है, जबकि गैबॉन पश्चिम मध्य अफ्रीका में स्थित एक देश है जो स्थल रुद्र देश नहीं है, ठीक है। ये गैबॉन है जो कहाँ है, तो पश्चिम मध्य अफ्रीका में स्थित एक देश है, यह स्थल रुद्र देश नहीं है क्योंकि इसकी सीमा जो पानी से जल से लगता है। तो क्वेश्चन भी समझ गए होंगे फ्रेंड्स, स्थल रुद्र देश नहीं है तो समझ गए होंगे। इसमें बोत्सवाना ये सभी तो क्या है आपका, इनमें से कौन सा स्थल, ये सब तो देश है स्थल रुद्र, एक गैबॉन है जो आपका नहीं है। 74 नंबर, सूरत विभाजन फूट कब हुआ था, सभी को पता है फ्रेंड्स, सूरत 1907 ईस्वी वाला, 1907 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था आपका सूरत में, उसी में आपका ये फूट हुआ था। सूरत अधिवेशन कब हुआ था, 26 दिसंबर 1907 को ताप्ती नदी के किनारे सूरत में संपन्न हुआ था। इस अधिवेशन में कांग्रेस, नरम दल और गरम दल दोनों दल में विभाजित किए गए थे, इसी को सूरत विभाजन कहते हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा।
चलिए अगला सवाल है आपका फ्रेंड्स कि मौलिक कर्तव्य किस समिति के सिफारिश पर भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। एक क्वेश्चन में लाइव क्लास ले रहा था, उसमें पूछा था फ्रेंड्स कि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी। तो देखिए मूल संविधान में कहीं भी मौलिक कर्तव्य का जिक्र नहीं था, जीरो था ही नहीं था, ठीक है फ्रेंड्स। बाद में इसको 42वें संविधान संशोधन में इसको जोड़ा गया था। तो इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करें कि मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। तो ये आपका हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन नंबर स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर आपका जोड़ा गया था। मूल संविधान में कोई पूछे कि मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी, तो इसमें था ही नहीं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपको जोड़ा गया था स्वर्ण सिंह समिति के। अब 42वां संविधान संशोधन देखें, भारत के मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य का प्रावधान नहीं था, यही बात मैं बता रहा था कि भारत के जो मूल संविधान है उसमें मौलिक कर्तव्य का प्रावधान बिल्कुल नहीं था। मौलिक कर्तव्यों को स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर भारतीय संविधान में वर्ष 1976 में जोड़ा गया था। कितना? वर्ष 1976 में जोड़ा गया था। अभी मौलिक कर्तव्यों की संख्या टोटल 11 है, याद रखिएगा। और मूल अधिकार की संख्या कितना है? तो आपका 6 है। मूल संविधान में मूल अधिकार की संख्या कितना था? मौलिक अधिकार का तो 7 था फ्रेंड्स, लेकिन अभी संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया है। तो अभी है जो आपका मौलिक अधिकार की संख्या 6 है और मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितना है? 11 है। मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया था, जबकि मौलिक कर्तव्य जो आपका रसिया के संविधान से भारत में अपनाया गया था। अगला सवाल आपका फ्रेंड्स कि ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक कौन जारी करता है? तो ये करता है फ्रेंड्स UNEP जारी करता है। ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक है जो आपका यानी GEO कौन जारी करता है? तो आपका UNEP, ठीक है, यूनेप आपका जारी करता है। वैश्विक पर्यावरण आउटलुक रिपोर्ट GEO संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के द्वारा जारी किया जाता है। 13 मार्च 2019 को UNEP द्वारा GEO का 6ठा संस्करण जारी किया गया है। 77 नंबर सवाल है प्रवर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण प्रवर्तन कोण से क्या होता है? तो 10वां क्लास का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो क्या होता है? बराबर होता है ना, सभी को पता होगा कि आपका आपतन कोण है जो प्रवर्तन कोण के बराबर होता है। इसको देखिए डिटेल में यहाँ पर दिया हुआ है। किसी चिकने तल या किसी अवरोध से टकराकर प्रकाश के वापस लौटने पर घटना को परावर्तन कहते हैं। परावर्तन से कहते हैं ना रिफ्लेक्शन। परावर्तन के नियम 2 प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स। एक नियम होता है आपतित किरण। आपतित किरण है आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरणें तीनों एक ही तल में होते हैं। ये आपका पहला नियम हो गया। दूसरा परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होते हैं। ये देखिए आपका फोटो बना करके बताया फ्रेंड्स यहाँ पर, ठीक है। ध्वनि तरंग कौन सी तरंग है? तो मैं बार बार बताता हूँ ध्वनि तरंग कौन है और प्रकाश तरंग कौन है। तो ध से ध्वनि, ध से धैर्य, यानी ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग का, सॉरी एक मिनट फ्रेंड्स, यहाँ पर दूसरी तरह से दिया है। ध्वनि तरंग का कौन सी तरंग है? तो अनुदैर्घ्य तरंग तो दिया है, लेकिन अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंग दिया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो एग्जैक्ट आंसर आपका यही होगा, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ध्वनि तरंग कौन सी है? तो ये अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंग है, ठीक है। ऐसे जनरली अगर ये नहीं रहता फ्रेंड्स तो ध्वनि है जो किस में गमन करती है? तो अनुदैर्घ्य तरंग में गमन करती है, लेकिन यहाँ अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंग दिया है, इसलिए करेक्ट आंसर यही होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, वायु में ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगे होती है, ठीक है। कौन होती है? तो अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगे होती है, क्योंकि इन तरंगों में माध्यम कणों के विस्थापन अथवा दोलन विक्षोभ के संचालन की दिशा के समानांतर होता है। अतः ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगे होती है। और जो प्रकाश तरंगे होते हैं फ्रेंड्स वो अनुप्रस्थ तरंग होते हैं, ठीक है। प्रकाश है जो गमन करता है अनुप्रस्थ में, जबकि ध्वनि है जो अनुदैर्घ्य तरंग में गमन करते हैं। 79 देखिए कि निम्न में से कौन सी पुस्तक हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखी गई थी, ठीक है। हर्षवर्धन फ्रेंड्स वही है जिसके शासनकाल में हिंद संघ भारत आया था। तो कौन सा नहीं लिखा गया था फ्रेंड्स? ये देखिए नागानंद तो लिखा गया था, रत्नावली और प्रियदर्शी का, तीनों बहुत फेमस है, ये तीनों तो लिखा गया था। ये हर्षचरित है जो वाण भट्ट के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। डिटेल देख लेते हैं। नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शी का नाट्य पुस्तक हर्षवर्धन द्वारा लिखी गई, जबकि हर्षचरित नामक पुस्तक हर्षवर्धन के दरबारी कवि जो बाणभट्ट था उसके द्वारा लिखी गई थी। यहाँ से क्वेश्चन क्रिएट हो रहा है, पूछा जाता है कि वाण भट्ट किसके दरबार में रहता था, किसके दरबारी कवि था? तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि था। यही बाण भट्ट है जो लिखा था आपका हर्षचरित, ठीक है। अगला सवाल है फ्रेंड्स आपका प्रथम चेरी ब्लॉम्स महोत्सव कहाँ हुआ था? चेरी ब्लॉम्स महोत्सव है जो आपका शिलोंग में हुआ था। अक्टूबर 2017 को भारत में विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम महोत्सव मेघालय की राजधानी शिलोंग में आयोजित किया गया था। 81 नंबर सवाल को देखें। बिहार के इन जिलों को उत्तर से दक्षिण में व्यवस्थित कीजिए। देखिए उत्तर से दक्षिण में कर रहा है व्यवस्थित करने के लिए, तो देखिए उत्तर में हो, यहाँ से देखिए डी है सीतामढ़ी, उसके बाद मुजफ्फरपुर, उसके बाद पटना, उसके बाद जहानाबाद, उसके बाद में गया। आपका है आपका
दक्षिण साइड में पड़ता है। ठीक है, तो डी आंसर इसका करेक्ट आंसर है। बिहार के उपरोक्त जिलों का उत्तर से दक्षिण व्यवस्थित इसी प्रकार है: सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, पटना, जहानाबाद, उसके बाद में आपका गया। चलिए फ्रेंड्स, अगला सवाल आपका है, इनमें से कौन सी विधि परोक्ष पादप संरक्षण की विधि नहीं है? पादप संरक्षण की विधि इसमें से कौन सा नहीं है? तो जीन बैंक है जो उसका विधि नहीं है। अब देखिए क्या है जीन बैंक, क्या है? तो जीन बैंक परोक्ष पादप की विधि नहीं है। जीन भंडार एक प्रकार का जीव कोष है जहां आनुवंशिक पदार्थों की सुरक्षित रखा जाता है। ठीक है, पौधे के बीज तथा प्राणियों के शुक्राणु और अंडाणु के जीन बैंक में संग्रह करके रखा जाता है, जबकि स्थानांतरण, कृषि, राष्ट्रीय उद्यान आदि परोक्ष पादप संरक्षण की विधि है ये। तो आप लोग समझ गए होंगे फ्रेंड्स ये जीन बैंक क्या होता है। तो जीन बैंक में क्या होता है? जीन बैंक में आपका पौधे के बीज तथा प्राणियों के शुक्राणु और अंडाणु को जीन बैंक में रखा जाता है। ठीक है, शुक्राणु सबको जीन बैंक में रखा जाता है। अगला है, हम्बोल्ट जलधारा दक्षिण अमेरिका के किस तट पर अवस्थित है? तो देखिए हम्बोल्ट ये आपका पड़ता है फ्रेंड्स आपका पश्चिमी तट पर स्थित है। पेरू जलधारा, हम्बोल्ट जलधारा, पेरू जलधारा को ही हम्बोल्ट जलधारा कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका के पश्चिम तट के सहारे दक्षिण से उत्तर दिशा में पेरू एवं चिली के तटीय क्षेत्र में प्रवाहित होने ठंडी महासागरीय जलधारा है। इसमें एक क्वेश्चन और क्रिएट होता है, याद रखिएगा, पूछता है कि हम्बोल्ट जलधारा है जो कैसी जलधारा है? तो ये ठंडी महासागरीय जलधारा का उदाहरण है हम्बोल्ट। जैसे एक गल्फ स्ट्रीम होता है, नाम सुने होंगे फ्रेंड्स आपका, गल्फ स्ट्रीम होता है। तो जो गल्फ स्ट्रीम होता है वो कैसा गर्म जलधारा है, याद रखिएगा। हम्बोल्ट है जो आपका ठंडी जलधारा का उदाहरण है। ये है जो फ्रेंड्स आपका अमेरिका के किस तट पर बहता है, अवस्थित या चलता है? तो आपका पश्चिमी तट पर। 84 नंबर सवाल को देखें, संविधान में सशस्त्र विद्रोह किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया? सशस्त्र विद्रोह, तो ये आपका फ्रेंड्स 44वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। ठीक है, देखिए 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो फ्रेंड्स जिसे मिनी संविधान भी कहा जाता है, 1976 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ये डेट याद रखिएगा, 1976 में। और ये 44वां हुआ था, कब हुआ था? ये 1978 में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। तो कह रहा है कि सशस्त्र विद्रोह है जो कौन सा संविधान के अंतर्गत जोड़ा गया था? 44वां संविधान के अंतर्गत जोड़ा गया था। अब कह रहा है भारतीय संविधान के 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा आपात उपबंधों के अंतर्गत अनुच्छेद 352 में संशोधन करके राष्ट्रीय आपात की घोषणा के आधार में आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह को जोड़ा गया। ठीक है, 44वां संविधान संशोधन। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा के लिए मंत्रिमंडल की लिखित सलाह को अनिवार्य कर दिया गया है। इस उद्घोषणा का 1 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों लोकसभा राज्यसभा द्वारा विशेष बहुमत अनुमोदन किया जाना अनिवार्य है। इसके पहले हम लोग यही देखे थे फ्रेंड्स कि राष्ट्रपति जब आपातकाल की घोषणा कर देता है तो 1 महीना के भीतर किसके मतलब कि समर्थन का मतलब अनुमोदन का सहमति का जरूरत पड़ता है। तो यही आपका दोनों क्वेश्चन में था, लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा विशेष बहुमत से अनुमोदित करना अनिवार्य होता है जब राष्ट्रपति आपातकालीन घोषणा हो जाता है तो। ठीक है, 85 में आपका कह रहा है फ्रेंड्स, नातांगकी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ठीक है, नातांगकी है जो आपका पड़ता है नागालैंड में पड़ता है, बैठ भी जाता है फ्रेंड्स नातांगकी और नागालैंड में पड़ता है। ये नातांगी नेशनल पार्क नागालैंड में स्थित एक वन्यजीव उद्यान है। इसकी स्थापना 1927 में की गई थी, जबकि अप्रैल 1975 में नागालैंड सरकार ने इस उद्यान को नातांगी वन्यजीव अभयारण्य के रूप में घोषित किया। 1993 ईस्वी में से नातांगी राष्ट्रीय पार्क में बदल गया। ठीक है, अभी पार्क में बदल दिया गया है। द हिंदू तथा स्वदेशी मित्र पत्रिका किसने शुरू की थी? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। जैसे इंडियन ओपिनियन का शुरुआत किसने किया था? हम लोग ने पढ़ाए थे फ्रेंड्स लाइव क्लास में भी कि दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने किया था, जिसे गुजराती भाषा में किया गया था, हिंदी भाषा में, अंग्रेजी भाषा में, इस तरह से था इंडियन ओपिनियन। उसी तरह से ये भी याद रखिएगा कि द हिंदू और स्वदेशी मित्र पत्रिका जी सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा ये आपका शुरू किया गया था। कौन कौन? द हिंदू और स्वदेशी मित्र। अब कह रहा द हिंदू जो 1878 में और स्वदेशी मित्र 1879 में भारत में प्रकाशित अंग्रेजी तथा तमिल भाषा के समाचार पत्र पत्रिका है। इसकी शुरुआत जी सुब्रमण्यम अय्यर ने की थी। तो याद रखिएगा द हिंदू और स्वदेशी मित्र जी सुब्रमण्यम अय्यर। लेंस की शक्ति का संबंध किससे है?
लेंस की क्षमता है जो मापा जाता है डायोप्टर में फ्रेंड्स, इसका जो संबंध है आपका फोकस के व्युत्क्रमानुपाती का। अच्छा सवाल है। लेंस की शक्ति है जो आपका किससे संबंध है इसका, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसको डायोप्टर से हम लोग मापते हैं। देखिए कह रहा है किसी लेंस की शक्ति या क्षमता उसके द्वारा किरण को मोड़ने की क्षमता पर निर्भर होती है। जो लेंस की किरणों को जितना अधिक मोड़ने में होता है उसकी फोकस दूरी उतना ही कम तथा उसकी क्षमता उतनी अधिक होगी। अर्थात लेंस की क्षमता अथवा शक्ति उसकी फोकस दूरी की क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। लेंस की शक्ति है जो आपका लेंस की शक्ति उसकी फोकस दूरी की क्या होती है, तो व्युत्क्रमानुपाती होती है। यही नहीं आपको याद रखना, ठीक है। चलिए लेंस की क्षमता अभी आ गया फ्रेंड्स। लेंस की क्षमता मात्रक डायोप्टर होता है, अभी मैंने बताया, इसे डी से इंडिकेट किया जाता है। अगला है वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त प्रक्रिया क्या है, तो देखिए इसके प्रक्रिया जो लगता है हाइड्रोजनीकरण के द्वारा बनता है ना, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। करा उत्प्रेरक की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को हाइड्रोजन से प्रतिक्रिया कराकर संतृप्त हाइड्रोजन में परिवर्तन की इस प्रक्रिया हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया में वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण से वनस्पति घी का निर्माण होता है, ठीक है। तो वनस्पति घी बनाने में जो प्रक्रिया होता है उसको क्या कहते हैं, हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। 89 नंबर सवाल आपका है फ्रेंड्स कि जब राज्यसभा के उपसभापति को उसके पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो, जब राज्यसभा के उपसभापति को उसके पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो, तब उसका पीठासीन होने के संबंध में निम्न में से कौन अनुच्छेद होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी कि भारतीय संविधान अनुच्छेद 92 के अंतर्गत जब राज्यसभा के सभापति या उपसभापति को उसके पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो तो उसका पीठासीन नहीं होगा। और अनुच्छेद 91 खंड 2 के सभी उपबंध ऐसी प्रत्येक बैठक के संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वे बैठक के संबंध में लागू होते हैं जिससे सभापति या उपसभापति अनुपस्थित है। 90 नंबर सवाल को देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त पशुपति सील पर किस जानवर का अंकन है। ये अच्छा सवाल है फ्रेंड्स, तो उस पर बाघ का अंकन है। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त जो पशुपति का सील जो प्राप्त हुआ, सील मतलब पत्थर होता है ना, तो पशुपति का जो सील प्राप्त हुआ उसमें बाघ गाय का अंकन है। तो देखिए यहाँ कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त पशुपति सील, सील मतलब मोहर होता है, ठीक है फ्रेंड्स। सील मतलब यहाँ पर मोहर होता है, पर हाथी गाय गैंडा आदि जानवरों का अंकन है जबकि बाघ का अंकन नहीं है। यहाँ क्वेश्चन क्या था फ्रेंड्स, देखिए हम लोग यहाँ मिस्टेक कर रहे हैं। 90 नंबर सवाल में क्वेश्चन क्या कर रहा था, हम लोग इसी तरह से एग्जाम में कन्फ्यूजन होता है। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त पशुपति सील पर किस जानवर का अंकन नहीं है, यानी आपका पशुपति सील यानी पशुपति सील यानी मुहर पर जो है तो उस पर किसका अंकन नहीं है जो कर रहा है। देखिए जैसे अभी पढ़ने में मिस्टेक किया फ्रेंड्स, ठीक है। तो देखिए बाघ का अंकन नहीं है, बाघ का अंकन नहीं है। अब बाकी किसका है, तो हाथी गैंडा और गाय का है। चलिए अच्छा सवाल है फ्रेंड्स, सभी को याद कर लीजिए कि सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त पशुपति सील या मुहर पर हाथी गाय गेंडा है, बाघ का नहीं है, ठीक है। इसी तरह से एग्जाम में भी जल्दी जल्दी नहीं, इस पर विशेष ध्यान देना नहीं पे। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की सिफारिश राज्य वित्त आयोग द्वारा किससे की जाती है। पंचायत की वित्तीय स्थिति की सिफारिश राज्य वित्त आयोग द्वारा किसको करेगा, तो राज्यपाल को करेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 झ के तहत पंचायत की वित्तीय स्थिति की सिफारिश करने के लिए एक वित्त आयोग गठित करने का प्रावधान है। इस वित्तीय आयोग का गठन 5 वर्ष पर राज्यपाल द्वारा किया जाता तथा राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को राज्यपाल पर उसकी की गई कार्यवाही के स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित राज्य विधानमंडल के समक्ष रखवाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो किसका हो गया है आपका सिफारिश राज्य वित्त किसे की जाती है, तो राज्यपाल को। चलिए साबुन में उपस्थित मिसेल का अणु किस दिशा में होता है, तो देखिए इसमें दे रहा है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से किसी के दिशा में तेल दिशा में नहीं होता है। तो साबुन में उपस्थित मिसेल का अणु किस दिशा में होता है देख लेते हैं। जब साबुन को जल में डाला जाता है तो उसके अणु के 2 सिरे 2 भिन्न गुणधर्मों को प्रकट करते हैं। जल में विलयनशील हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोकार्बन में विलयनशील हाइड्रोफोबिक है। यह जल में घुलनशील नहीं होते हैं। पानी में डालने पर यह साबुन का आयनिक सिरा जल के अंदर होता है जबकि हाइड्रोकार्बन पूछ जल के बाहर होता है। ऐसे अणुओं का बड़ा समूह बनाने के कारण होता है जिसे हाइड्रोफोबिक पूंछ बड़े समूह के भीतर हिस्से में होता है।
जबकि उसका आयनिक सिरा बड़े समूह की सतह पर होता है। जल में विलयनशील हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोकार्बन में विलयनशील हाइड्रोफोबिक के समूह को ही मिसेल कहते हैं। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ था फ्रेंड्स आपका, तेल की तरफ होता है, पानी की तरफ होता है, इसके तरफ होता है, तो इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा। 93 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए कौन सुमेलित नहीं है, आपका संघीय समिति जवाहरलाल नेहरू, तो आपका सुमेलित है। प्रारूप समिति के थे आपका डॉक्टर अम्बेडकर, ये भी समय। संचालन समिति, यही तो आपका गलत है, पहले भी बता चुका हूँ फ्रेंड्स। संचालन समिति के कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, तो देखिए दिया के मुंशी दे दिया था, गलत हो गया। राज्य समिति के जवाहरलाल नेहरू, सही है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर सभी का दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको याद कर लीजिएगा कि भारतीय संविधान सभा की प्रमुख जो समितियां गठन की गई थी उसके अध्यक्ष कौन कौन थे। तो एक बार सभी लोग ध्यानपूर्वक याद करते चलिएगा, ठीक है। भारतीय संविधान सभा की प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष, संघीय समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। संचालन समिति जो आपको क्वेश्चन में पूछा गया था, इस सुमेलित नहीं है, तो संचालन समिति के कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। यहाँ पर क्या दे दिया था आपका के मुंशी, इसलिए करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। तो याद रखिएगा संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राज्य समिति के पंडित जवाहरलाल नेहरू और कार्य संचालन समिति के मुंशी थे। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, एक है जो आपका संचालन समिति, संचालन समिति सिर्फ रहेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा, लेकिन कार्य संचालन समिति रहेगा तो आपका के मुंशी हो जाएगा। और आवास समिति के कौन थे? तो बी पट्टामाधी सीतारामैया थे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला सवाल को देखते हैं कि संग्रहित का अर्थ क्या होता है। तो संग्रहित का जो अर्थ होता है कोषाध्यक्ष होता है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। 95 नंबर, सबसे पुराना युग कौन सा है? चलिए तो सभी को पता होगा फ्रेंड्स कि जो आर्कियन युग है जो सबसे पुराना आपको माना जाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। पृथ्वी पर सबसे पुराना जो आर्कियन युग है इसे प्री कैरेबियन युग भी कहते हैं। देखिए हम लोग अक्सर यही नाम सुनते हैं, प्री कैरेबियन युग को ही सबसे पुराना कहा जाता है। इसको आर्कियन युग या प्री कैरेबियन युग एक ही है, क्योंकि यह कैरेबियन युग से पहले आया था। तो प्री मतलब हुआ ना, प्री कैरेबियन युग। रिक्त स्थान की पूर्ति करे फ्रेंड्स, से आपका समीकरण दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या भराएगा? आपका CH4O2 है, फिर यहाँ क्या जोड़ा जाएगा? अब प्लस में हीट, ये समीकरण बन रहा है, तो आंसर ए दे रहा है फ्रेंड्स, यानी कि यहाँ पर क्या भराएगा? CO2 + H2O + हीट। अब देखिए क्या दिया है कि प्राकृतिक गैस में मुख्यतः मीथेन होती है। जब प्राकृतिक गैस वायु की ऑक्सीजन में जलती है, वह कार्बन डाइऑक्साइड जलवाष्प बनाती है, ठीक है, तथा उष्मा ऊर्जा की एक बड़ी मात्रा होती है। तो यहाँ आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? आपका 96 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, किसी संगठन के सदस्यों के किस आधार पर एकत्रित होने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है। देखिए क्या क्वेश्चन है कि किसी संगठन के सदस्यों को किस आधार पर एकत्रित होने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है। तो ये आपका राष्ट्र की एकता और संप्रभुता के आधार पर अधिकार से वंचित किया जा सकता है। किसी संगठन के सदस्यों को किस आधार पर एकत्रित होने का अधिकार से वंचित किया जा सकता है, तो राष्ट्र की एकता और संप्रभुता। देखिए यहाँ पर कह रहा है किसी संगठन के सदस्यों को राष्ट्र की एकता एवं संप्रभुता के आधार पर एकत्रित होने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है, ठीक है, यानी कि ढेर सा भीड़ भड़का जो लगता है फ्रेंड्स, तो किसके तहत यह मतलब वंचित किया जा सकता है? तो राष्ट्र की एकता और संप्रभुता को खतरा ना हो, इसके लिए वो उसको वंचित किया जा सकता है। 98 नंबर, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जवाबदेह है? इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स। तो मंत्रिपरिषद आपका जो लोकसभा संसद के जो निम्न सदन है उसी के प्रति आपका उत्तरदायी होता है। तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जवाबदार या जिम्मेदार होते हैं? तो आपका लोकसभा के प्रति। अब देखिए कह रहा है मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, इन सब का सामूहिक नाम है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या अच्छा चीज़ लिखा है कि मंत्रिपरिषद कैसे कहेंगे, यानी मंत्रियों का परिषद हो गया ना सब मिला करके। तो प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री जितने हुए, प्रधानमंत्री हो गया, जो राज्य मंत्री है, सभी के सामूहिक नाम को ही मंत्रिपरिषद कहते हैं। जब भी हम मंत्रिपरिषद कहते हैं तो इसके अंतर्गत सभी आ जाता है, प्रधानमंत्री और जितने भी कैबिनेट स्तर के मंत्री वो भी आते हैं, और आपका जो राज्य मंत्री है वो भी आ जाते हैं। जबकि मंत्रिमंडल सिर्फ कैबिनेट मंत्रियों का समूह होता है। देखिए मंत्रिमंडल है फ्रेंड्स और मंत्रिपरिषद में आप लोग अंतर यहाँ समझ लीजिएगा। मंत्रिपरिषद कहेंगे तो किसके अंतर्गत आ जाता है? सभी इसमें आ जाएगा, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री। लेकिन जब मंत्रिमंडल कहेंगे तो सिर्फ इसमें कैबिनेट मंत्रियों का समूह होता है।
यानी मंत्रिमंडल के अंतर्गत सिर्फ कैबिनेट मंत्री का शामिल होगा, अर्थात मंत्रिपरिषद में सभी प्रकार के मंत्री शामिल है। यानी मंत्रिपरिषद में सभी प्रकार के मंत्री, प्रधानमंत्री, कैबिनेट राज्य मंत्री तीनों शामिल है, और सिर्फ मंत्रिमंडल कहेंगे तो उसमें सिर्फ कैबिनेट मंत्री ही शामिल होते हैं। तो ये इस पे देखिए विशेष ध्यान दीजिएगा, कैबिनेट मंत्री कहेगा तो सिर्फ कैबिनेट होगा, लेकिन मंत्रिपरिषद कहेगा तो उसमें सभी प्रकार के मंत्री शामिल होते हैं, जबकि मंत्रिमंडल में सिर्फ कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। यही बात कर रहा है। आगे कर रहा है फ्रेंड्स आपका, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) के तहत यह सिद्धांत वर्णित है कि मंत्रिपरिषद, देखिए एक क्वेश्चन याद रखिएगा, ये आपका बीपीएससी में ये सब में पूछा जाता है कि जो मंत्रिपरिषद है जो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, तो किस अनुच्छेद के तहत? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के 3 के तहत यह सिद्धांत वर्णित है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। तो 75 के 3 के तहत है जो आपका उत्तरदायी। इसका तात्पर्य है कि सभी मंत्रियों की उनकी सभी कार्यों के लिए लोकसभा के प्रति संयुक्त रूप से जिम्मेदार होगी। बहुत अच्छा डिस्क्राइब दिया हुआ था फ्रेंड्स। 99 नंबर, बीटिंग रिट्रीट उत्सव कब मनाया जाता है? ये आपका मनाया जाता है 29 जनवरी को, बीटिंग रिट्रीट उत्सव। ये क्या है फ्रेंड्स, ये भी देख लें कि बीटिंग रिट्रीट उत्सव प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के समापन के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अब कब मनाया जाता है फ्रेंड्स, तो अभी हमने देख लिया आपका 29 जनवरी को। गणतंत्र दिवस कब होता है, तो आपका 26 जनवरी को भारतीय संविधान 1950 में लागू हुआ था, उसी समय आपका गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। तो जब ये समाप्त होता है फ्रेंड्स, तो उसके 3 दिन बाद 29 जनवरी को आपको बीटिंग रिट्रीट उत्सव के रूप में मनाया जाता है। भारत में इस समारोह की शुरुआत 1950 ईस्वी से शुरू हुई थी। बिल्कुल सही, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारतीय संविधान लागू हुआ था, उसके 3 दिन बाद में आपका ये उत्सव के रूप में बीटिंग रिट्रीट उत्सव मनाया जाता है। चलिए, अच्छा क्वेश्चन था फ्रेंड्स। आज का लास्ट सवाल, 1767 ईस्वी में बंगाल का सर्वेयर जनरल किसे बनाया गया था? 1767 ईस्वी में आपको किसको बनाया गया था सर्वेयर जनरल? तो ये बनाया गया था मेजर रेनेल को बनाया गया था। सन 1767 में भारत के प्रथम तथा बंगाल के सर्वेयर जनरल मेजर जेम्स रेनेल को बनाया गया था। ठीक है, सर्वेयर किसे बनाया गया था? तो मेजर रेनेल को बनाया गया था। किसे? रेनेल को बनाया गया था। तो ये 50 प्रश्न भी समाप्त हो गया फ्रेंड्स। तो आपका बिहार में जो आपका मध्य निषेध सिपाही का वैकेंसी आया हुआ फ्रेंड्स, उसी से आपका ये संबंधित था, क्योंकि फ्रेंड्स ये उत्पाद डिपार्टमेंट्स में ही जो एग्जाम जो भी हुआ था उसमें जो पूछा हुआ क्वेश्चन था। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन उसमें पूछा था फ्रेंड्स। और ये सब जीके जीएस तो देखिए आप पढ़ने से आपको समझ में आ गया, यही जीके जीएस आपका बीपीएससी में पूछा जाता है, यही जीके जीएस रेलवे ग्रुप में, यही जी बिहार पुलिस फायरमैन में, और यही है जो आपका उत्पाद बल में। तो देखिए सब जीके जीएस है जो कॉमन होता है फ्रेंड्स, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि सभी स्टूडेंट सभी तरह के प्रैक्टिस सेट करते रहें। इससे आपका क्या पढ़ते पढ़ते एक लेवल बनता है फ्रेंड्स। जब ज़्यादा दिन तक अच्छी तरह से पढ़ते रहिएगा तो आपका जीके जीएस का एक लेवल बन जाएगा। फिर आपको कैसा भी सेट देगा उसमें आप 80+ जरूर करिएगा। ठीक है, यानी 100 जीके में 80 आप कर सकते हैं अगर पढ़ते पढ़ते आपका लेवल बन जाएगा तो। ठीक है, तो कंटिन्यू स्टडी जारी रखिएगा फ्रेंड्स, हमारे चैनल से, हमारे वेबसाइट से। और फ्रेंड्स आप लोग के लिए मैं एक एप्लीकेशन बना रहा हूँ, एप्लीकेशन से आपको काफ़ी हेल्प होगा फ्रेंड्स। तो देखिए आज से उस पर काम चालू है, हो सकता है लाइव क्लास नहीं आ सके फ्रेंड्स, उसी में बिजी रहेंगे, तो ऑफलाइन वीडियो मैं आप लोग को प्रोवाइड करा दूंगा। तो एप्लीकेशन आपको बन जाएगा आज फ्रेंड्स, उसके बाद में 10 से 15 दिन में उसको टॉपिक वाइज मैं जीके जीएस प्रोवाइड कराऊंगा। जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ है फ्रेंड्स, तो उससे संबंधित जितने भी 50-60 प्रश्न बनते हैं एक टॉपिक में, महात्मा गांधी से कितने जीके जीएस बनते हैं एक टॉपिक में। ठीक है, उसी तरह से जलधारा से एक टॉपिक में, उसी तरह से जितना सारा टॉपिक है 50-60 टॉपिक है, सभी टॉपिक को उस एप्लीकेशन में दे दूंगा फ्रेंड्स। कोई भी एग्जाम देने जाइएगा उसको पढ़ करके जाइएगा, आपको 100% बेनिफिट मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।